कभी कभी आत्मग्लानि की टीस किसी घाव के दर्द से भी गहरी होती है। भोपाल की शांत सुबह में सुमन जी के भीतर यही टीस चीख रही थी। आज हर आहट, हर सांस उन्हें उनके बड़े बेटे गर्वित और अपशगुनी ठहराई गई बहू आरती के साथ किए गए बुरे बर्ताव की याद दिला रही थी। सुमन जी अपने छोटे बेटे के पास भोपाल आई हुई थी। आज उन्हें अपने बड़े बेटे गर्वित और उसकी पत्नी आरती के साथ किए गए अपने बुरे बर्ताव पर आत्मग्लानि हो रही थी। आज उनका मन बार बार आरती को अपशगुनी बोलने पर कचोट रहा था। असल में सुमन जी के बड़े बेटे गर्वित ने अपनी मर्जी से आरती से शादी की थी। सुमन जी उन दोनों की शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। गर्वित के आरती से शादी करने से वो इस कदर नाराज हो गई थी कि अपना इंदौर वाला घर छोड़कर अपने छोटे बेटे बहू के पास भोपाल आ गई थी। यहाँ भी पूरे समय उनके मन में आरती के लिए गुस्सा ही भरा रहता। बीच बीच में बाकी रिश्तेदार भी उनको फोन करके आरती के बारे में कुछ बोलकर उनके गुस्से को बढ़ा देते थे। हालांकि आरती बहुत अच्छी और रिश्तों की कद्र करने वाली लड़की थी, पर कहीं न कहीं सुमन जी को लगता था कि उसने चालाकी से उनके बेटे गर्वित को अपने जाल में फंसाया है। इन्हीं सब बातों की वजह से तो वो यहाँ आ गई थी, पर छोटी बहू उनसे घर के सारे काम लेती थी। ऐसे ही आज उसने सुमन जी को घर में पार्टी होने की बात कहकर बहुत सारे कामों में लगा दिया था। सुमन जी की तबीयत वैसे भी आज थोड़ा ठीक नहीं थी। उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा था, पर वो ये सोचकर कि अब हर जगह तो गुस्से से काम नहीं चलाया जा सकता, काम में लगी रहीं। वो रसोई घर में शाम की पार्टी के लिए कुछ तैयारी कर ही रही थी कि चक्कर खाकर गिर गईं। काम वाली ने उनको उठाया और तुरंत उनके पति मनोज जी को खबर दी। चोट तो उनको बहुत आई थी और वो बुरी तरह से कराह रही थी। मनोज जी को यहाँ के डॉक्टर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने तुरंत छोटे बेटे को फोन किया। उसके आने पर वो सुमन जी को सबसे पहले डॉक्टर के क्लिनिक पर लेकर गए। सुमन जी दर्द से कराह रही थी। सारे एक्सरे और टेस्ट होते होते शाम हो गई थी। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स देखने पर बताया कि उनके बाएं हाथ की हड्डी टूट गई है और दाएं पैर की एड़ी के पास के लिगामेंट्स टूट गए हैं। डॉक्टर ने हाथ पर तो प्लास्टर चढ़ा दिया, पर पैर पर प्लास्टर नहीं, लेकिन रोजाना सिकाई और मालिश के लिए कहा था। जब वो पति और छोटे बेटे के साथ उसके घर पहुंची, तब छोटी बहू ने सिर्फ एक बार उनका हालचाल पूछा और चली गई। उसका व्यवहार सुमन जी को आहत कर गया। फिर भी उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी वो अपने ही दर्द से बेहाल थी। वो अपने कमरे में आराम करने के लिए पहुंची ही थी, पर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। तभी उनके कानों में छोटी बहू की तेज आवाज टकराई। छोटे बेटे और बहू में उनकी देखभाल को लेकर झगड़ा चल रहा था। छोटी बहू कह रही थी कि नौकरी और छोटे बच्चे के साथ वो सुमन जी की देखभाल नहीं कर सकती और ना ही छुट्टी ले सकती है। छोटा बेटा उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। सुमन जी ने बेबसी और लाचारी से पति की तरफ देखा। आज उन्हें यहाँ आना अपनी सबसे बड़ी गलती लग रही थी। वैसे भी उनके पति ने तो काफी मना भी किया था। मजबूरी में सुमन जी आंखें मूंद कर लेट गईं। अब उन्हें याद आने लगा कि किन परिस्थितियों में उनके बड़े बेटे गर्वित और आरती की शादी हुई थी। असल में गर्वित की आरती के साथ दूसरी शादी थी। गर्वित की पहली पत्नी थी कनिका, जिसको वो अपनी पसंद से चुनकर लाई थी। शादी के बाद दोनों यूएस चले गए थे, जहां वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। शादी के 2 साल के बाद कनिका मां बनने वाली थी। वीजा न मिलने के कारण सुमन जी वहां नहीं जा पाई थी, पर कनिका ने ऑनलाइन वीडियो कॉल के द्वारा सुमन जी और अपनी मां की सभी सलाहों को ठीक से पालन किया था। पूरे 9 महीने के बाद उसने प्यारे से बेटे दक्ष को जन्म दिया था। कनिका और गर्वित ने सोच लिया था कि दक्ष के 6 महीने का होने पर वो लंबी छुट्टी लेकर भारत जाएंगे। पोते के स्वागत को बेचैन सुमन जी की खुशी देखते न बनती थी। अभी उनके भारत वापस आने में 2-3 दिन ही शेष बचे थे कि एक ऐसी अनहोनी घट गई
जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आने के 2-3 दिन पहले कनिका बाजार से कुछ खरीदारी करके आ रही थी, पर पता नहीं कैसे उसकी गाड़ी सड़क के दूसरी ओर लगे एक खंभे से टकरा गई। उसका सिर कार के आगे वाले हिस्से से तेजी से टकराया। जब तक उसे इलाज मिल पाता, तब तक सिर पर लगी अंदरूनी चोट से उसकी मौत हो गई। इस दुखद घटना को जिसने सुना, उसका ही दिल भर आया। कहाँ तो खुशी खुशी गर्वित और कनिका नन्हे दक्ष को अपने देश ले जाकर सबसे मिलवाना चाहते थे, वहीं आज कनिका के अंतिम संस्कार की सारी औपचारिकताएं निभाकर गर्वित दक्ष को किसी तरह अकेले संभालते हुए वापस लौट रहा था। बड़े बेटे और पोते के घर आने पर सुमन जी और उनके पति मनोज जी किसी तरह हिम्मत बांधे हुए थे। वैसे भी जाने वाला तो चला गया था, पर छोटे बच्चे को तो पालना ही था। दक्ष के लिए तो ये वातावरण भी नया था, साथ साथ माँ की गोद भी नहीं थी। सुमन जी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे छोटे बच्चे को पाला जाएगा, क्योंकि कोई आया या काम वाली माँ की जगह नहीं ले सकती। दूसरी तरफ सुमन जी भी अब बूढ़ी हो रही थी और गर्वित की भी नौकरी थी, इसलिए वो भी दक्ष की देखभाल नहीं कर सकता था। वो तो गनीमत थी कि गर्वित की कंपनी ने उसके हालातों को देखकर उसको दिल्ली वाली शाखा में स्थानांतरित कर दिया था। दक्ष कई बार बहुत रोता था। कई रिश्तेदारों ने सुमन जी को गर्वित की दूसरी शादी के लिए कहा। सुमन जी को भी ये बात ठीक लगी। उन्होंने एक दिन बातों बातों में गर्वित से दूसरी शादी का जिक्र किया। सुमन जी ने यह भी कहा कि दक्ष अभी बहुत छोटा है, माँ के बिना नहीं रह सकता। गर्वित उनकी बात से सहमत था, पर उसने साथ साथ ये भी कहा कि वो दूसरी शादी अगर करेगा भी तो किसी विधवा या तलाकशुदा लड़की से ही करेगा, क्योंकि वो शादी दक्ष को माँ की गोद देने के लिए करना चाहता है। उसकी किसी विधवा या तलाकशुदा से शादी की बात सुमन जी के गले नहीं उतरी। खैर, उन्होंने गर्वित के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी। 1-2 रिश्ते भी आए, पर गर्वित अपनी बात पर अटल था। उधर दक्ष कभी कभी बहुत रोता था और किसी के संभाले नहीं संभलता था। तभी एक दिन सुमन जी के पास उनकी सहेली मीरा जी का फोन आया। सुमन जी का दुख सुनकर मीरा जी ने बताया कि उनकी बेटी आरती, जो कि किलकारी नाम से छोटे बच्चों का एक क्रैच चलाती है, वहां वो 3 महीने से 7 साल के बच्चे तक को रखती है। तुम थोड़े समय के लिए दक्ष को वहां छोड़ना शुरू करो, क्या पता इसका मन बहल जाए। सुमन जी भी आरती से भली भांति परिचित थीं। अपनी सहेली की बात सुनकर सुमन जी दक्ष को दिन में कुछ समय के लिए आरती के पास उसके किलकारी केंद्र में ले जाने लगी। ये आरती के ममता भरे हाथों का स्पर्श था या दूसरे बच्चों का साथ। दक्ष वहां बहुत आराम से रहने लगा। अब तो गर्वित खुद भी ऑफिस जाते हुए दक्ष को वहां छोड़कर जाने लगा। फिर 3-4 घंटे बाद सुमन जी उसको वापस ले आती। अब आरती को भी दक्ष का इंतजार रहता। एक दिन दक्ष नहीं आया। आरती ने फोन किया तो गर्वित ने बताया कि उसको तेज बुखार है। आरती से रहा नहीं गया। किसी तरह शाम को बाकी बच्चों के जाने के बाद वो अपनी 4 साल की बेटी रिद्धि के साथ सुमन जी के घर पहुंच गई। दक्ष उसको देखकर तुरंत उसकी गोद में आ गया। रिद्धि से भी वो बहुत हिलमिल गया था। वो अभी भी बुखार में तप रहा था। आरती ने पूरी रात उसकी देखभाल की। अगले दिन दक्ष की हालत में सुधार था। गर्वित आरती से बहुत प्रभावित था। उसने अपनी माँ के सामने आरती से शादी का प्रस्ताव रखा। उसके इस प्रस्ताव को सुमन जी ने नकार दिया, क्योंकि आरती की खुद की भी 4 साल की बेटी थी और एक दुर्घटना में वो भी आज से 2 साल पहले अपने पति को खो चुकी थी। उसके सास ससुर और देवर ने उसको ही अपशगुनी कहकर ससुराल से निकाल दिया था। यहाँ तक कि उसकी बेटी से भी कोई वास्ता नहीं रखा था। गर्वित का इस तरह की बातों में कोई विश्वास नहीं था। उसने सुमन जी को बोला, अगर आरती अपशगुनी है तो फिर तो वो और उसका बेटा दक्ष भी हैं, क्योंकि वो तो जिंदा हैं और पत्नी तो उसने भी खोई है। ऐसे ही दक्ष के जन्म के 6 महीने के अंदर कनिका चल बसी। गर्वित की इन बातों ने सुमन जी को निरुत्तर कर दिया था, पर उन्होंने फिर भी यही कहा कि वो खुली आंखों से देखते हुए मक्खी नहीं निगल सकती।
वो इस तरह के ग्रहों वाली लड़की, जो कि खुद भी एक लड़की की माँ है, उससे अपने बेटे गर्वित की शादी नहीं कर सकती। उनका ये भी मानना था कि अगर उसके खुद के कोई बच्चा ना होता तब भी वो कुछ सोचती, पर उसका खुद का बच्चा है, वो भी लड़की, जिसकी सारी जिम्मेदारी भी उन लोगों को उठानी पड़ेगी। वो कभी आरती को अपनी बहू स्वीकार नहीं कर पाएंगी। गर्वित ने फिर भी कहा कि माँ, आप एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ रही, पर सुमन जी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। गर्वित ने सुमन जी के इस पुरातन पंथी सोच का बहुत विरोध किया। सुमन जी ने दक्ष को किलकारी भेजना भी बंद कर दिया। आरती ने फोन करके पूछा तो उसको भी बड़े रूखे शब्दों में बोल दिया कि उसका ध्यान वो रख सकती हैं, अब यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं है। उधर दक्ष कुछ कह तो पाता नहीं था, पर आरती को याद करता था। दक्ष की हालत और सुमन जी की जिद को देखते हुए गर्वित बिना किसी से कुछ कहे आरती से कोर्ट में विवाह कर उसे और उसकी बेटी को अपने घर ले आया। सुमन जी के पति ने तो उन लोगों को खुशी खुशी आशीर्वाद दे दिया, पर सुमन जी ने आरती को नहीं स्वीकारा। वो जब देखो तब उस पर ताने की बौछार करती रहती, उसके हाथ से बना खाना नहीं खाती। इन सब के बावजूद आरती बिना कुछ कहे अपने काम में लगी रहती। एक दिन सुमन जी का व्रत था। आरती की बेटी, जो कि सिर्फ 4 साल की मासूम थी, उसने उनके खाने की थाली में से फल का एक टुकड़ा उठाकर खा लिया था। अब ये देखकर तो उनका पारा ही चढ़ गया। उन्होंने खूब हंगामा किया और अपने छोटे बेटे बहू के पास जाने का फैसला ले लिया। गर्वित ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की और आरती ने भी अपनी छोटी सी बच्ची की तरफ से काफी माफी मांगी, पर सुमन जी टस से मस ना हुई। सबको पता था कि छोटी बहू बहुत तेज तर्रार है, पर उस समय तो सुमन जी को सबसे बड़ी दुश्मन सिर्फ आरती और उसकी बेटी नजर आ रही थी। तब मनोज जी ने चुपचाप से गर्वित और आरती को अपने पास बुलाकर धैर्य रखने की सलाह दी और कहा, वक्त सब ठीक कर देगा। आज सुमन जी को आरती का सभी को अपना मानने वाला स्वभाव और सेवा भाव याद आ रहा था। सुमन जी के पति भी उनकी मनोदशा समझ रहे थे। उन्होंने बड़े बेटे गर्वित और आरती को उनको लेकर जाने के लिए फोन भी कर दिया था, जिसका अभी सुमन जी को पता नहीं था। अतीत की इन बातों को सोचते सोचते कब सुमन जी की आंख लग गई, उन्हें पता ही न चला। सुबह उनको लगा कि कोई बहुत प्यार से उनके पैरों को सहला रहा है, तो देखा कि आरती बैठी हुई है। सुमन जी को लगा कि वो सपना देख रही हैं, पर जैसे ही उन्हें गर्वित और अपने पति की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने आरती से माफी मांगते हुए उसे गले से लगा लिया। बड़े बेटे बहू, साथ में पोते दक्ष और प्यारी सी रिद्धि को देखकर सुमन जी के आंसू बहने लगे। उन्होंने रिद्धि को मेरी प्यारी सी गुड़िया कहते हुए गले से लगा लिया। आरती ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, आप रोते हुए नहीं, डांटते हुए ही अच्छी लगती हैं। हम आपको और पापा को लेने आए हैं। आज शाम की ही हमारी फ्लाइट है। आपका घर आपका इंतजार कर रहा है। आज सुमन जी की आंखों से छोटी बहू के प्यार की पट्टी पूरी तरह हट गई थी। आंसुओं की अविरल धारा के साथ उन्होंने आरती को गले लगा लिया। वर्षों का पछतावा उसी आलिंगन में बह गया। प्रेम, क्षमा और सेवा की शक्ति के सामने उनके सारे पूर्वाग्रह राख हो चुके थे। सुमन जी अब बेसब्री से उस घर लौटना चाहती थी जहां उन्हें बिना शर्त का प्यार मिला था। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।